नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज बाला श्याग विश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट विवेकानंद पीजी कॉलेज मनेंद्रगढ़, कोरिया से। आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर, जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत बीए पार्ट 3 यूनिट 1 पेपर सेकेंड में पढ़ाया जाता है। साथ ही बीएससी थर्ड ईयर होम साइंस में भी पढ़ाया जाता है। आज हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स पर। दर्शाए गए अनुक्रम के अनुसार आपको बताऊंगी परिभाषा, कार्य, कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के साधन, उसकी दैनिक आवश्यकता, वर्गीकरण, पाचन, अभिशोषण एवं चयापचय। जाने कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का परिचय क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स साधारण चीनी होती है, अर्थात वे पदार्थ हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा चीनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, जिनमें अंतिम दो आनुपातिक मिश्रण से जल बनाया जा सकता है। इसीलिए इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स का विशेष स्थान होता है। यह भारतीय आहार में ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है। भारतीय निम्न आय वर्ग के लगभग 70 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण की जाती है। कार्बोहाइड्रेट का शाब्दिक अर्थ है कार्बन के हाइड्रेट। CHO से बने वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा को जानें। रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बनिक पदार्थ हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन का अनुपात पानी के अनुपात के समान अर्थात 2:1 होता है। यही कारण है कि इन्हें कार्बन के हाइड्रेट्स माना गया और इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स नाम दिया गया। परंतु बाद में देखा गया कि कई कार्बनिक पदार्थ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड आदि। अतः कार्बोहाइड्रेट्स की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स अल्कोहल के एल्डो या कीटो व्युत्पन्न होते हैं। अब हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के हमारे शरीर में क्या कार्य होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे आहार का सर्वाधिक भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट द्वारा हमारे शरीर में जो कार्य किए जाते हैं उनकी हम क्रमशः चर्चा करेंगे। नंबर 1, ऊर्जा उत्पादन। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा के बहुत ही सस्ते स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख तत्व है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में संग्रहित होता है। इसके कुछ भाग ऊतकों में वसा के रूप में संग्रहित होते हैं तथा जब शरीर को आवश्यकता हो इससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा इसका कार्य है प्रोटीन की बचत करना। यानी शरीर में ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपभोग अधिमानिक रूप में किया जाता है। प्रोटीन के 2 कार्य होते हैं। पहला मानव शरीर में निर्माण व नियमन, दूसरा ऊर्जा उत्पादन। जब आहार में कार्बोहाइड्रेट व वसा की मात्रा कम होती है तो ऊर्जा उत्पादन का कार्य प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। यदि आहार में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में लिया जाए तो प्रोटीन की बचत होती है। तीसरा मुख्य कार्य शरीर में वसा का उचित उपयोग करना।
प्रत्येक आहार में कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा अनिवार्य है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड उत्पन्न होता है, जो वसा के चयापचय में महत्वपूर्ण है। आहार में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेने पर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। जब आहार में 100 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स लिया जाए तो वसा का चयापचय प्रभावित होगा और शरीर में इसके मध्यवर्ती उत्पाद में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप कीटोसिस देखा जाता है। चौथा बिंदु है महत्वपूर्ण अवयवों को क्रियाशील बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है कि मस्तिष्क के ऊतकों की क्रियाशीलता के लिए ग्लूकोज के द्वारा ही ऊर्जा प्रदान की जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स में अत्यधिक कमी याददाश्त में कमी लाती है। यदि लंबे समय तक आहार में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी बनी रहे तो मस्तिष्क में स्थायी परिवर्तन आने लगते हैं, जिसे पोरिनोसिफेली कहते हैं। हृदय की लय एवं गति बनाए रखने के लिए भी ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है आंतों को गतिशील बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज, पेंटीन व अन्य रेशेदार पदार्थ से कोई पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है, परंतु ये आंतों की गतिशीलता को उत्तेजित करते हैं, जिससे मल विसर्जन में सुगमता होती है। ये पदार्थ पानी को भी अवशोषित करने का गुण रखते हैं, जिससे आंतों में स्थित व्यर्थ पदार्थों के आकार में वृद्धि होती है। फलस्वरूप उत्सर्जन क्रिया में सुगमता होती है। अगला बिंदु है कैल्शियम का अवशोषण। ये भी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है। तो लैक्टोज, दुग्ध, शर्करा पानी में अपेक्षाकृत कम घुलनशील है। पानी की क्रिया के समय यह पाचन मार्ग में लंबे समय तक रहकर कुछ बैक्टीरिया को जन्म देती है, जो कि कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होते हैं। अगला बिंदु है कि विटामिन बी के संश्लेषण में कार्बोहाइड्रेट सहायक होते हैं। लैक्टोज अन्य चीनी पदार्थों की अपेक्षा कम घुलनशील होती है, इसीलिए आंतों में पर्याप्त समय तक रहती है। इससे उन वांछित जीवाणुओं में वृद्धि होती है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगला कार्य है भोजन में स्वाद बढ़ाना। तो कार्बोहाइड्रेट अधिकांश कार्बोज मीठी प्रकृति के होते हैं। आहार में विभिन्न शर्कराओं की उपस्थिति से भोजन का स्वाद बढ़ जाता है। कुछ स्टार युक्त कार्बोहाइड्रेट्स पाचन में हल्के होने के कारण बीमार व्यक्तियों के लिए भी उत्तम माने जाते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण भी कार्बोहाइड्रेट करता है। तो अनावश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक कार्बन का ढांचा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपने कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों को समझा। अब हम आगे चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्राप्ति के साधन पर। कार्बोहाइड्रेट शर्करा व स्टार्च दो रूपों में हमें प्राप्त होता है। श्वेतसार जो स्टार्च के रूप में और शर्करा चीनी के रूप में। कार्बोहाइड्रेट्स अपने विभिन्न रूपों में से किसी न किसी रूप में सभी खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। वनस्पति, प्राणी, वसा इसके अपवाद हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे श्वेतसार स्टार्च की। स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट सभी अनाजों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, जौ व उनसे बने पदार्थों में पाए जाते हैं। दालों व फलियों में पाए जाते हैं, जैसे मटर, चना, सेम, राजमा एवं सोयाबीन इत्यादि में। कंदों में जैसे आलू, शकरकंद, अरबी व जिमी कंद में पाए जाते हैं। सूखे मेवों में जैसे मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, चिरौंजी आदि में उपस्थित रहते हैं। सभी सब्जियों व कच्चे फलों में भी स्टार्च के साथ साथ सेल्यूलोज व पैक्टिन के रूप में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहते हैं। अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दूध से बने पदार्थों में यह काफी मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे शर्करा चीनी की।
शर्करा के रूप में ये सभी फलों में पाए जाते हैं, जैसे अंगूर, गन्ना, सेब, केला, आम, चीकू आदि। सभी सूखे फलों जैसे खजूर, मुनक्का, किशमिश, अंजीर आदि में पाए जाते हैं। सभी सूखे मेवे आदि में भी बहुतायत में उपस्थित रहते हैं। सफेद चीनी लगभग शुद्ध कार्बोहाइड्रेट है। शहद, गुड़, बूरा, सीरा, मिठाई आदि में भी शर्करा के सघन साधन हैं। अब हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता के संबंध में। वसा के उचित ऑक्सीकरण के लिए मनुष्य के आहार में प्रतिदिन कम से कम 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति आवश्यक है। वैसे कार्बोहाइड्रेट की दैनिक आवश्यकता अलग से नहीं बताई गई है। यह ऊर्जा का सबसे सस्ता साधन है। निम्न आय वर्ग के लोगों की 70 से 80% ऊर्जा की आवश्यकता कार्बोहाइड्रेट से पूर्ण होती है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा मिलने वाली कैलोरीज कम से कम 40% होनी चाहिए। दैनिक आवश्यकता के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि अलग अलग उम्र व स्थितियों में कुल कैलोरी के प्रतिशत का 40% भाग कार्बोहाइड्रेट्स के द्वारा प्रतिदिन अधिकतम निम्नानुसार लिया जाना चाहिए, जिसमें कैलोरी के प्रतिशत का भाग तो वयस्क में 50 से 70%, गर्भवती व धात्री स्त्री में 40 से 60%, 1 से 12 माह तक के शिशु में 40 से 60%, 1 से 5 वर्ष के पुरुषाली बालक में 40 से 60% और बड़े बालक व किशोर में 50 से 70% तक जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को निर्धारित किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के वर्गीकरण पर। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं, मोनोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। अब हम चर्चा करेंगे पहले बिंदु मोनोसेकेराइड्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट्स के यह अंतिम सूक्ष्मतम अंश होते हैं। इनमें 3 से लेकर 6 तक कार्बन अणु पाए जाते हैं। इनका जल अपघटन कर इन्हें और अधिक सरल यौगिक में नहीं बदला जा सकता है। ये पानी में घुलनशील, मीठी व रवे बनाने वाली शर्कराएं होती हैं। उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज है। दूसरा है डायसेकेराइड्स। दूसरा प्रकार डायसेकेराइड्स शर्करा। तो डायसेकेराइड्स का निर्माण मोनोसेकेराइड्स के 2 अणुओं के मिलने से होता है। अतः इसका जल अपघटन करने पर मोनोसेकेराइड्स के 2 इकाइयां प्राप्त होती हैं। इनके उदाहरण है माल्टोज, लैक्टोज व सुक्रोज शर्करा है। अब चर्चा करेंगे पॉलीसेकेराइड्स पर। तो लगभग 10 से अधिक मोनोसेकेराइड्स इकाइयां जोड़कर जटिल कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड बनाती हैं। इनको सामान्यतया ग्लाइकेन भी कहा जाता है। इसका जल अपघटन हो सकता है। वे जल में घुलनशील होती हैं या मीठी नहीं होती हैं। पॉलीसेकेराइड्स पदार्थों में से बहुत से रवेदार नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो है संरचनात्मक रूप से 2 प्रकार के होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। इनका रासायनिक फार्मूला है C6H10O5N या C12H22O11। उदाहरण है इनके स्टार्च, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रीन, पेक्टिन तथा ग्लाइकोजन। अब हम चर्चा करेंगे कार्बोहाइड्रेट का पाचन और अभिशोषण के संबंध में। कार्बोहाइड्रेट की पाचन की क्रिया सर्वप्रथम मुंह से शुरू होती है। जब भोजन चबाया जाता है तो वह लार के संपर्क में आता है। लार में एक प्रकार का अल्फा अमाइलेज एंजाइम होता है जो टाइलिन कहलाता है। इसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप स्टार्च, डेक्स्ट्रीन व माल्टोज में परिवर्तित हो जाते हैं। पके हुए भोज्य पदार्थ पर यह क्रिया अच्छे से होती है। कार्बोहाइड्रेट का अभिशोषण पर पुनः आगे की चर्चा। यह अल्फा एमाइलेज एंजाइम 0 pH पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। जैसे ही यह आहार आमाशय में पहुंचता है वह अम्लीय आमाशयी रसों में मिलता है।
तो एमाइलेज की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कार्बोज का अधिकांश पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट्स पर पैंक्रियाटिक एमाइलेज, आंतरिक एमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज और आइसो एमाइलेज की प्रतिक्रियाएं होती हैं और सरलतम शर्कराएं तैयार होती हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन अभिशोषण हम के अगली कड़ी देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंत में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज बनाते हैं, जिसका शोषण आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के अपचित रूप सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेंटोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोसंस आदि बड़ी आंत में मल की मात्रा को बढ़ाते हैं और व्यर्थ पदार्थों के साथ उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। आंतों में कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज के रूप में होता है, परंतु ये सब शिराओं के रक्त प्रवाह के द्वारा यकृत में पहुंच जाते हैं और शीघ्रता से यकृत में ग्लूकोज के रूप में बदल जाते हैं। अर्थात यकृत में ग्लूकोज आंशिक रूप में और गैलेक्टोज व फ्रक्टोज पूरी तरह से ग्लाइकोजन में बदल दिए जाते हैं। ग्लूकोज का कुछ भाग सामान्य रक्त प्रवाह में मिल जाता है और कुछ भाग ऊतकों में पहुंचकर ऑक्सीकरण के द्वारा शरीर को शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज का कुछ भाग यकृत में ही संग्रहित किया जाता है, कुछ भाग मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित किया जाता है। ग्लूकोज का कुछ भाग वसा के रूप में बदल जाता है और वसा में ऊतकों में संग्रहित होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 2 प्रक्रियाओं में होता है। इसमें से प्रथम प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण अनेक प्रक्रियाओं की श्रृंखला के रूप में होता है। इसे क्रेब श्रृंखला या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला भी कहते हैं। अब हमने जो पीछे अभी अध्ययन किया, तो इसको हम कुछ क्रियाओं के माध्यम से यहाँ पुनः याद करेंगे कि आमाशय, अभी हमने पढ़ा कि आमाशय में भोजन के पहुंचने पर इसकी क्रियाशीलता मंद हो जाती है। पाचन की प्रमुख क्रिया छोटी आंत में संपन्न होती है, जहां पैंक्रियाटिक एमाइलेज, इंटरएसिटिलन एमाइलेज और आइसोएमाइलेज व सुक्रेज, आइसोएमाइलेज और माल्टोज, आइसोमाल्टोज, सुक्रेज रहेगा, आइसोएमाइलेज व सुक्रेज। लैक्टेज व माल्टेज की प्रक्रियाएं होती हैं और सरलतम शर्कराएं तैयार होती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं चित्र में जो रासायनिक क्रिया आपको दिख रही हैं कि स्टार्च की उपस्थिति में, ये स्टार्च जो है टाइलिन की उपस्थिति में पैंक्रियाटिक व इंटेस्टिनल एमाइलेज की उपस्थिति में माल्टोज और आइसोमाल्टोज में बदल जाता है और माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलते हैं। आइसोमाल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में बदलते हैं। वहीं पे सुक्रेज की उपस्थिति में ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलते हैं। लैक्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदलते हैं। पाचन के अंत में ग्लूकोज, फ्रक्टोज व गैलेक्टोज बनते हैं, जिनका शोषण आंतों के द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में जो पच नहीं सकते, जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेंटोसंस, गैलेक्टोसंस, फ्रक्टोसंस आदि व्यर्थ पदार्थों के साथ हमारे उत्सर्जन मार्ग से उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार आपने कार्बोहाइड्रेट के पाचन, अभिशोषण और चयापचय की क्रिया को समझा। थैंक यू। आपको कार्बोहाइड्रेट के ऊपर विशेष जानकारी प्राप्त हुई। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।